हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री। यहाँ पर आप सभी को हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और यदि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था। आंसर आप सभी का डी सही हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो यूनान का कौन था? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। यूनान का प्रसिद्ध राजदूत था। यूनान का प्रसिद्ध राजदूत था। आंसर आप सभी का फोर्थ सही है, राजदूत था। सिकंदर, आपसे ये पूछा जाए सिकंदर कहाँ का निवासी था। ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। मकदुनिया का निवासी था। सिकंदर मकदुनिया का निवासी था। और इसने किन द्वीप या किस देश को जीता था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एशिया सिकंदर ने एशिया माइनर को जीता था। एशिया माइनर को जीता था। ईरान को जीता है। ईरान को जीता है। और एशिया माइनर कहते किसको हैं? तो तुर्की को कहते हैं। किसको कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। ये आपका आंसर यहाँ पर फर्स्ट का फोर्थ सही हो जाएगा। सबसे पहले पत्थरों पर शिलालेख किस भाषा में थे? जो पत्थर पर शिलालेख हैं ये प्राकृत भाषा में थे। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही होगा, प्राकृत भाषा में थे। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि प्राचीनतम शिलालेख जो पत्थर पर प्रकट हुए थे किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा है। और लिपि पूछी जाए तो कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी एक प्राचीन भारतीय लिपि थी जो भारतीय सभ्यता के विभिन्न हिस्सों में प्रयुक्त हुई। यह लिपि क्या है? ब्राह्मण और आदि जातियों द्वारा उपयोग की जाती थी। जो ब्राह्मी लिपि है किसके द्वारा उपयोग की जाती थी? तो ब्राह्मण के द्वारा और आदि जातियों के द्वारा उपयोग की जाती थी। इसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो अभिलेख है ये पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मुहरों पर, प्रस्तर स्तंभों पर, स्तूपों पर, चट्टानों पर और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिरों की दीवारों और मूर्तियों पर भी मिलते हैं। मुहरों पर, प्रस्तर स्तंभों पर, स्तूपों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर देखने को मिलते हैं। साथ में आप सभी को मंदिर की दीवारों पर और मूर्तियों पर भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हड़प्पा संस्कृत के अभिलेख जो हैं अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये अभिलेख किस प्रकार के थे? तो यह संभवतः किसी भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। जो हड़प्पा संस्कृत के अभिलेख हैं किस प्रकार के हैं? तो भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। और इसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया गया है। जो भाव चित्रात्मक लिपि है इसमें क्या किया गया है? इसमें विचार और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया गया है। इसके बाद में है, अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है, लघुमान एवं सरकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो यूनानी और आरमेक लिपि में है। इन दोनों लिपि में है। जो लघुमान है यूनानी लिपि में है, सरकुना आरमेक लिपि में है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, यूनानी और आरमेक, ये 4 लिपियों में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है तो आप सभी लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में सफलता मिली है। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा है? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। लेकिन खोज किसने की है? सबसे पहले खोज किसने की है? पादरेपी पैंथलर ने खोज की है। सबसे पहले खोज पूछा जाए तो किसने की है? पादरेपी पैंथलर ने। और पढ़ा किसने है? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है। इसके बाद में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अशोक के अभिलेख से संबंधित ही है। अफगानिस्तान के कंधार से मिला 2250 वर्ष पुराना अभिलेख जो है यूनानी और आरमेक नामक 2 लिपियों में है। जो कंधार से अभिलेख मिला है ये 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है। और किस लिपि में मिला है? तो यूनानी और आरमेक दोनों लिपियों में मिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल के वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। कथन किसका है? जो इतिहास से संपूर्ण भूतकाल के वैज्ञानिक का अध्ययन और लेखा जोखा है, यह कथन है प्रोफेसर घाटे का। सी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि प्रोफेसर घाटे ने कहा है कि ये इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल के वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल है। सर्वेयर जनरल कौन है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में बताया गया है कि एक ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री हैं, सेवा में अभियांत्रिक थे। जो कनिंघम है, ये कौन थे? तो ये ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री थे और सेवा में अभियांत्रिक भी थे। इनका पूरा नाम क्या है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना है? तो आप सभी को पता है ये किसमें कहा गया, किससे संबंधित है? तो उपनिषद से संबंधित है। किससे संबंधित है? उपनिषद से संबंधित है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट आपको दिए गए हैं, आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आरण्यक ग्रंथ क्या है? तो आरण्यक ग्रंथों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन होता है। किस ग्रंथ में? तो आरण्यक ग्रंथ में। इसमें क्या है? दार्शनिक और रहस्यात्मक विषय होते हैं। इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। कोरे यज्ञवाद के स्थान पर किसको महत्व दिया गया है? तो चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को महत्व दिया गया है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। जंगल में पढ़े जाने के कारण क्या कहा जाता है? आरण्यक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या होता है? वेदों में दिए गए यज्ञों एवं कर्म कांडों के विधान को अच्छी तरह समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। कर्मकांड के विधान को और यज्ञ को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। अभी आपने देखा है उपनिषद के बारे में। उपनिषद का अर्थ क्या है? तो उप का अर्थ होता है समीप, निषद का अर्थ होता है बैठना, यानी कि गुरु के समीप बैठना। जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है, उसे उपनिषद कहते हैं। गुरु के समीप बैठकर रहस्य विद्या का ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। इसके बाद में उपनिषद के बारे में कहा गया है कि जो उपनिषद है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद है। इसलिए इसको कहते क्या है? इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। और इनकी कुल संख्या कितनी है? 108 मानी जाती है। नेक्स्ट है वेदांग। वेदों का अर्थ समझने के लिए वेदांग काफी सहायक होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? वेदांग की संख्या 6 होती है। इसमें पहला शिक्षा है, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण है, चौथा निरुक्त है, पांचवा छंद है और छठा ज्योतिष है। यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार से किया जाता है? तो ये 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो आपका स्रोत के आधार पर होता है, दूसरा आपका काल या समय के आधार पर होता है। तो स्रोत के आधार पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्रोत के आधार पर इतिहास के विभाजन। प्रागैतिहासिक काल में क्या है? इस काल के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल का मतलब यहाँ पर जो प्रागैतिहासिक काल है वो क्या है? पाषाण काल है। तो पाषाण काल के लिए कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल में क्या है? तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। आदि काल में लिखित साक्ष्य है लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया है। आदि काल से कौन संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद में है ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और इसको पढ़ा भी गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वैदिक काल है और मौर्य काल है। ऐतिहासिक काल में कौन कौन से काल है? तो वैदिक काल है और मौर्य काल है। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि तिथियां लिखने की जो पद्धति है कुछ इस प्रकार से दी गई है। तो अंग्रेजी में यदि हम BC कहें तो इसका तात्पर्य क्या होता है?
बिफोर क्रिस्ट होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व बीसी का अर्थ क्या होता है? ईसा पूर्व होता है। एडी का अर्थ क्या होता है? तो एडी का अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। यहाँ पर एनो डोमनी हो जाएगा। एडी का अर्थ क्या होता है? एनो डोमनी। और इसको किस कब से इसका समय माना जाता है? तो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से माना जाता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आजकल एडी की जगह पर सीई का प्रयोग होता है। सीई का अर्थ क्या होता है? कॉमन एरा होता है। और बीसीई का अर्थ क्या होता है? बी का अर्थ होता है बिफोर, सी का अर्थ कॉमन और ए का अर्थ एरा। कॉमन बिफोर कॉमन एरा होता है। विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। तो यहाँ पर आपने देखा है जो तिथि कुछ इस प्रकार से लिखी जाती हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में काल या समय के आधार पर इतिहास का विभाजन कुछ इस प्रकार से है। तो प्राचीन काल है, मध्यकाल है, आधुनिक काल है। प्राचीन काल कब से कब तक माना जाता है? तो पाषाण काल से हर्षवर्धन तक के समय को माना जाता है। मध्यकाल राजपूत काल से मुगल काल तक माना जाता है। आधुनिक काल औरंगजेब की मृत्यु से भारत की स्वतंत्रता तक का समय माना जाता है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1707 से 1947 ईस्वी तक का जो समय है इसको आधुनिक काल कहा जाता है। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? पत्थर। किससे बनाए जाते थे? पत्थर से बनाए जाते थे। आप सभी को पता होगा कि प्रागैतिहासिक जो पुरातत्व है इसके जनक कौन है? प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक कौन है? ऐतिहासिक पुरातत्व के जनक है कनिघम, अलेक्जेंडर कनिघम। पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिघम। और पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये भी क्वेश्चन आपका एसएसटी में पूछा गया है। पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पहला है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा क्या है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा है मध्य पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है तीसरा है नवपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। इन 3 कालों में विभाजित किया गया है पाषाण काल को। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। आप सभी को ये पता होगा कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था? जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। मुख्य आधार क्या था? शिकार था। पूरा पाषाण काल को आखेटक के नाम से जाना जाता है, या आप कह सकते हैं खाद्य संग्राहक के नाम से। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे, और जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने की 100% संभावना है, यहाँ पर आप सभी को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। आपका एग्जाम कोई भी हो इस बार 100% क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा अवस्थित है कहाँ पर? हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में। मांटगोमरी जिले में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान के। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। अब हड़प्पा आया है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उत्खननकर्ता कौन है? हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? हड़प्पा के उत्खननकर्ता है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी उत्खनन करता है। और किस ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया है? 1921 ईस्वी में। किस नदी पर? तो रावी नदी पर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। यहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका एसएसटी में पूछा जाता है। तांबे का पैमाना, कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तांबे का पैमाना, तांबे का पैमाना प्राप्त हुआ है। और क्या प्राप्त हुआ है? तो तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? मांटगोमरी जिले से। मांटगोमरी जिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। और उत्खनन किया कब गया है? 1921 में। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं?
तांबे का पैमाना मिला है, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है और तांबा गलाने वाली भट्ठी मिली है। तांबा गलाने वाली भट्ठी, तांबा गलाने वाली भट्ठी मिली है, भट्ठी मिली है और अन्नागार मिले हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा और क्या मिले हैं, अन्नागार, और यहाँ पर अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद में है किस सैंधव स्थल पर पानी वाले जहाज आते जाते थे। तो पानी वाले जहाज किस स्थल पर आते जाते थे? आंसर यहाँ पर आपका थर्ड का लोथल सही हो जाएगा, लोथल। आंसर यहाँ पर आपका तीसरा सही है, लोथल। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? रखालदास बनर्जी हैं, रखालदास बनर्जी हैं, रखालदास बनर्जी। और उत्खनन किया कब गया है, किस ईस्वी में? तो 1922 ईस्वी में किया गया है। किस नदी के तट पर? तो सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर किया गया है। और जो मोहनजोदड़ो है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो लरकाना जिले में स्थित है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, लरकाना जिले में स्थित है। आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और इसका बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा, कोई भी एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं। और यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। ये साक्ष्य से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, पुरोहित आवास भी मिले हैं, पुरोहित आवास भी मिले हैं। और यहाँ पर सभा भवन हो जाएगा, और यहाँ पर सभा भवन और कांस की नर्तकी की मूर्ति भी मिली। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया है? रखालदास बनर्जी के द्वारा। कब करवाया गया है? 1922 ईस्वी है। कौन सी नदी के तट पर? तो सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? स्नानागार है, अन्नागार है, पुरोहित आवास है, सभा भवन है और कांस की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित है? सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। आंसर यहाँ पर बनावली कहिए या बड़ावली कहिए, आंसर आपका डी यहाँ पर सही है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा राखी गढ़ी भी हो जाएगा, यहाँ पर राखी गढ़ी भी आंसर आपका सही होगा। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही है। बनावली के उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट है, रविंद्र सिंह बिष्ट है। और इसका उत्खनन कब किया गया है? तो 1973-74 में किया गया है, 1973-74 में किया गया है। और किस नदी के तट पर? तो रंगोई नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट है, रंगोई नदी के तट पर, रंगोई नदी है, रंगोई नदी के तट पर। वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो बनावली जो है हरियाणा के, बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हिसार जिले में स्थित है। कौन से जिले में? हिसार जिले में स्थित है, हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कौन कौन से साक्ष्य हैं? हल है, जौ है, हल, जौ, मातृ देवी की मूर्ति मिली है और मिट्टी के खिलौने। बनावली से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? यहाँ पे आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। जौ, हल, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मूर्ति मिली है, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं। ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये बनावली स्थल से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। सभी संभावित क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं।
नेक्स्ट है आर्य सभ्यता मूलतः डैश सभ्यता थी। तो आप सभी को पता है कि ग्रामीण सभ्यता थी। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा। नेक्स्ट है सुदास और 10 राजाओं के मध्य भीषण संघर्ष किस नदी के किनारे हुआ है? किस नदी के किनारे हुआ है? तो ये रावी नदी के किनारे हुआ है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मनुष्य एवं देवता के मध्य एक वैदिक काल में कौन सेतु के रूप में कार्य करता था? सेतु के रूप में कौन कार्य करता था? तो अग्नि। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, अग्नि। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भौतिकवादी था? भौतिकवादी दर्शन क्या था? तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। चरवाक दर्शन जो है ये भौतिकवादी दर्शन था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। और यदि यहाँ पे दास प्रथा ना लिखा हो तो शूद्र यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऋग्वेद में 4 वर्ण का यहाँ पर जिक्र किया गया है। कौन कौन से 4 वर्ण है आप सभी को पता है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र है। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही है। यदि शूद्र ना लिखा हो, दास प्रथा लिखा हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मणिमेखलाई क्या थी? तो ये एक प्रकार की पुस्तक थी। मणिमेखलाई क्या थी? एक प्रकार की पुस्तक थी। आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा, संगमकालीन पुस्तक। और इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? इस पुस्तक के रचनाकार ध्यान रखिएगा, शीतलय शीतलय सतनार, शीतलय सतनार इसके लेखक हैं। शीतलय सतनार इसके लेखक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किस महाकाव्य से संबंधित है यदि ये पूछा जाए तो महाकाव्य क्या हो जाएगा? तमिल बौद्ध महाकाव्य। तमिल बौद्ध महाकाव्य से संबंधित है। महाकाव्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही होगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी ये छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आप सभी को पता है महाकश्यप है। और जो प्रथम बौद्ध संगीत है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में। इसके बाद में द्वितीय बौद्ध संगीति सबक मीर से संबंधित है। और जो ये द्वितीय बौद्ध संगीति है ये कहाँ पर की गई थी? वैशाली में। ये वैशाली में की गई थी। और इसके बाद में तृतीय बौद्ध संगीत अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलपुत्र तिस्य थे। और ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसके बाद में चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र हैं। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में आयोजित की गई थी। कुंडल वन में आयोजित की गई थी। और यहाँ पर आप सभी लोग ये भी ध्यान रखिएगा जो बौद्ध संगीति हैं कब आयोजित की गई थी? ईसा पूर्व में यदि पूछा जाए तो आपका आंसर क्या सही होगा? ईसा पूर्व में। तो प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व। चतुर्थ बौद्ध संगीत 72 ईसा पूर्व, चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईसा पूर्व। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर जरूर पूछ लीजिएगा कि यहाँ पर आप सभी को इस क्वेश्चन में डाउट है। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा सही है। 1 2 3 4 सीक्वेंस यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद में है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको बताना है महाजनपद राजधानी। गंधार जनपद की राजधानी क्या है? तक्षशिला है। गंधार जनपद की राजधानी तक्षशिला है। अंग की राजधानी चंपापुरी है। मगध की गिरिव्रज है। लेकिन कौशल की राजधानी क्या है? अयोध्या। कौशल की राजधानी
अयोध्या, श्रावस्ती कह सकते हैं, अयोध्या, श्रावस्ती, अयोध्या, श्रावस्ती। मथुरा किसकी है? तो मथुरा है सूरसेन की, सूरसेन महाजनपद की, सूरसेन महाजनपद की, महाजनपद की है। तो यहाँ पर सही क्या नहीं थी? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर सी आंसर सही है। मथुरा किससे संबंधित है? सूरसेन महाजनपद से संबंधित है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ईरानियों के द्वारा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो ईरान के हखमनी वंश के, ईरान के हखमनी वंश के दारा प्रथम द्वारा आक्रमण किया गया था। दारा प्रथम के द्वारा, किसके द्वारा? दारा प्रथम के द्वारा आक्रमण किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दारा प्रथम के द्वारा आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट है, हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? यहाँ पर आंसर आपका पहला सही होगा, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ है। क्या आप लोगों को पता है कि सेल्यूसिड युद्ध किसको कहते हैं? सेल्यूसिड युद्ध किसको कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। सेल्यूसिड, सेल्यूसिड का युद्ध किसको कहते हैं? तो ये युद्ध सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था। और इसमें कौन हारा है? तो सेल्यूकस हारा था। इसमें हारा कौन है? सेल्यूकस हारा था। किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, इसलिए इसको सेल्यूसिड युद्ध भी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का जो आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते कहाँ पर उल्लिखित है? तो आप सभी को पता है, मुंडक उपनिषद में उल्लिखित है। आंसर यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सी आंसर सही है। धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहते हैं? यदि ये पूछा जाए तो क्या होगा? तो धर्म के पहिए की गति में घूमना, धर्म के पहिए की गति में घूमना, ठीक है। महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? तो मृत्यु के बाद के निर्वाण को कहा जाता है। मृत्यु के निर्वाण को कहा जाता है। मृत्यु के बाद कह सकते हैं या मृत्यु के निर्वाण के बाद कह सकते हैं। आंसर यहाँ पर आपके दोनों सही होंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही है, महाभेद निष्क्रमण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सभी को पता है कि निरंजना नदी के तट पर हुई थी, बोध गया में हुई थी। आंसर सी सही है, बोध गया, निरंजना नदी के तट पर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत संस्कृतियों को रखा जाता है। किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो पाषाण युग। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, पाषाण युग को रखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपवेद नहीं है? तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ज्योतिष वेद नहीं है। जो शिल्प वेद है किस वेद से संबंधित है? अथर्व वेद से संबंधित है। और इसके बाद में जो आयुर्वेद है ये किससे संबंधित है? तो ये ऋग्वेद से संबंधित है, ये ऋग्वेद से संबंधित है। इसके बाद में यहाँ पर जो धनुर्वेद है, धनुर्वेद चारों वेदों के उपवेदों में से एक है। धनुर्वेद जो है चारों वेदों के उपवेद में से एक है, चारों वेदों के उपवेद में से एक है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो गंधर्व वेद है किस वेद से संबंधित है। जो गंधर्व वेद है ये किस वेद से संबंधित है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मौर्य शासक अशोक के काल का विवरण अपने यात्रा विवरण में दिया था, या यात्रा वृतांत कह सकते हैं, डायमेकस। यहाँ पर आंसर आपका बी सही होगा। 20 का आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।